हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 8 चैप्टर नंबर 9 वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म पार्ट नंबर 4। ओके, पार्ट नंबर 1, 2 एंड 3 हमने इसमें काफ़ी चीज़ें डिस्कशन की कि वुमेन्स के लिए इंडिया में क्या कंडीशंस हैं, कौन कौन से रिफॉर्मर यहाँ पर आए, कौन कौन से रिफॉर्म ग्रुप्स इंडिया में आए जिन्होंने वुमेन्स की कंडीशंस को अपग्रेड करने के लिए पूरी कोशिश की है और जो सोशल इविल्स थे उनको डाउन किया। ठीक है, पार्ट नंबर 1 और 2 और 3 जो आपने जो इसके वीडियो देखे होंगे उसमें हमने बताया कि कैसे राजा राम मोहन राय और अदर बहुत सारे रिफॉर्मर्स जो आए बारी बारी और उन्होंने इंडिया के लिए बहुत सारे काम किए और ब्रिटिश ऑफिशियल्स जैसे कि लॉर्ड विलियम बेंटिक जो सती प्रथा को 1829 में बैन कर देते हैं, बहुत बेहतरीन काम हुआ। ठीक है, और उसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में हमने पढ़ा कि कैसे आर्य समाज उन्होंने बनाया और वुमेंस एजुकेशन, विडो की रीमैरिज और एजुकेशन के बारे में और कास्टिज्म के बारे में उन्होंने बहुत सारी बातें कही। हमने मद्रास प्रेसिडेंसी के वीरेशलिंगम पंतुलु के बारे में भी जो है बात जो की, उन्होंने भी काफ़ी बढ़िया बेहतरीन काम किया। ईश्वरचंद विद्यासागर जो कि बहुत बेहतरीन रहे अपने टाइम के, उन्होंने भी काफ़ी हटकर काम किया लोगों के लिए। ये देखिए, ईश्वरचंद विद्यासागर के बारे में हमारी बात हुई थी। फिर वुमेन रिफॉर्मर के बारे में बात हुई, रस सुंदरी देवी जिन्होंने वुमेन्स के लिए काम किए, और आर्य समाज में जैसे ज्योतिराव फूले के बारे में बात हुई, मुमताज़ अली के बारे में हमने बात की। ओके, और इसके अलावा हमने बेगम रुकैया शेखावत हुसैन, ये देखिए यहाँ पर हमने बात की, और बेगम ऑफ भोपाल के बारे में बात की, कैसे उन्होंने जो है वुमेन्स के लिए एजुकेशन, वुमेन्स के लिए स्कूल, वुमेन्स के लिए जो है जो सोसाइटी में जो इविल्स हैं उनको ख़त्म करने के लिए अलग अलग जगह पर कैसे स्कूल इस्ताब्लिश किए। अलीगढ़ में स्कूल बने, ये देखिए आपने यहाँ देखा था कि अलीगढ़ में जैसे स्कूल बने, कलकत्ता में, पटना में, अलग अलग जगह पर ये स्कूल बनाए गए। ठीक है, फिर हमने पंडिता रमाबाई के बारे में पढ़ा जो कि अपने टाइम की बहुत बड़ी एक संस्कृत की विद्वान हुई, और उसी टाइम में हमने ताराबाई शिंदे के बारे में भी बातें की कि ताराबाई शिंदे जो कि उस समय बहुत बेहतरीन एक स्कॉलर हुए, उन्होंने भी एक बुक लिखी स्त्री पुरुष तुलना, और उस स्त्री पुरुष तुलना में आदमी और औरत के सोसाइटी में जो एक तरह से उनका जो पोजीशंस हैं, किस तरह से औरतों को एक मिजरेबल लाइफ जीना पड़ता है, तो उसके लिए उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा स्त्री पुरुष तुलना में। ओके, और इसके अलावा और भी बहुत सारे जो नेशनलिस्ट हमारे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग हुए जिन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया और स्ट्रगल करके इंडिया के अंदर एंटी ब्रिटिश स्ट्रगल एंड जो सोशल इविल्स हैं उनको ख़त्म करने के लिए पूरी कोशिश की। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ हम बात करते हैं कि चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट रूल बना 1929 में, जो कि चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट था। लॉर्ड इरविन के टाइम में ये जो है कानून बना और जो है सोसाइटी में जो बुराइयाँ हैं उसको ख़त्म करने के लिए तैयारियाँ शुरू हुई। ठीक है, उसके बाद देखिए कास्ट एंड रिफॉर्म में हमने बात की, ये कास्टिज्म इंडिया में बहुत होता था, उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए राजा राम मोहन राय जैसे लीडर्स, जो फेमस लीडर हुए, वो सामने आए और उन्होंने कास्ट इक्वालिटी की बातें की। और बॉम्बे में उन्होंने परमहंस मंडली 1840 में स्टार्ट करके कास्ट टाबूज़ को ख़त्म करने की कोशिश की। और उसके बाद बहुत सारे क्रिश्चियन मिशनरीज भी आए जिन्होंने यहाँ पर लोअर कास्ट के बच्चों के लिए स्कूल ओपन किए ताकि उन्हें नए तरीके से नई जगह पर काम करने को मौका मिले। लेकिन पुअर क्लास के लोग ज़्यादातर आप देखा होगा आपने, जॉब्स ढूंढने के लिए वो शहर में निकले, म्यूनसिपालिटी में जॉब मिली, फैक्ट्री में उन्होंने जॉब में काम करना शुरू किया क्योंकि गांव में उनके लिए बड़ा मुश्किल था। यहाँ मैंने आयरन स्टील कंपनी टिस्को के बारे में बात की थी और जो कि 1907 में शुरू हो चुकी थी। एक ये मैंने कॉटन मिल के बारे में बात की थी कि इंडिया में कॉटन मिल की शुरुआत हुई, तो 2 बड़ी इंडस्ट्रीज इंडिया में शुरू हुई और लोअर कास्ट के लोगों को यहाँ पर जस्टिस मिलना शुरू हुआ, मतलब कि लोअर कास्ट के लोगों को यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी शुरू हुई। फिर हमने बात की कि कैसे ये लोग लेबर के रूप में अलग अलग जगह पर कुलीज, डिगर्स, कैरियर, ब्रिकलेयर्स, सीवेज क्लीनर्स, स्वीपर्स, पालकी बैरियर्स और रिक्शा पुलर के रूप में काम करने के लिए अलग अलग आइलैंड पर गए और स्लेव ट्रेड लेबर के रूप में वहाँ पर ये पहुँचे। ये आसाम में, मॉरिशस में, त्रिनिदाद, इंडोनेशिया, ऐसे अलग अलग जगहों पर काम करने के लिए निकले। फिर हमने मदिगास के बारे में बात की, आंध्र प्रदेश के मदिगास शू मेकर्स, जिन्होंने जो है 1914 से 18 के वर्ल्ड वार फर्स्ट में काफ़ी बड़े लेवल पे जो फोर्सेस के लिए शूज़ बनाए और वो आंध्र प्रदेश में बड़े फेमस रहे। तो उस समय भी कास्ट टाबूज़ बहुत ज़्यादा थे, तो उस चीज़ को लेकर इन्होंने काम किया। BR अम्बेडकर जो कि महार जाति से थे, उनके फादर महार रेजिमेंट में ऑफिसर हुआ करते थे, तो महार रेजिमेंट उस समय
जो महार पीपल्स के लोगों के थ्रू ही बनाई गई थी ब्रिटिशर्स में, ठीक है। जो छोटी जाति के लोग उसमें भर्ती किए जाते थे, वो रेजिमेंट जो कि फोर्स थी उसके अंदर भर्ती किए जाते थे। ओके, उसके बाद हमने साउथ के एक और बड़े फेमस पर्सनैलिटी जिसके बारे में बात की, वो श्री नारायण गुरु थे, उनके बारे में बात की। उससे पहले हमने दुबलाज कम्युनिटी के लोग जो कि गुजरात में मैंगो कैरिंग करते हुए दिखाए गए, जो कि हायर कास्ट के लोगों के घर में काम करने के लिए जाते थे लैंडलॉर्ड्स हाउस पे। देखिए, ये दुबलाज के बारे में हमने बात पिछली बार कर ली थी, दुबलाज कम्युनिटी के लोग। फिर उसके बाद इक्वालिटी की डिमांड करते हुए श्री नारायण गुरु बहुत ही फेमस। इसके अलावा नारायण गुरु के अलावा सतनामी मूवमेंट जो सेंट्रल इंडिया में शुरू की, घासीदास और एक ईस्टर्न इंडिया के हरिदास मटुआ, हरिदास ठाकुर मटुआ चंडेला कल्टीवेटर के लिए काम करते हैं वो। और कास्ट सिस्टम को ख़त्म करने के लिए केरला से श्री नारायण गुरु इजावा कास्ट के जो सामने आते हैं और जो है जो कास्ट सिस्टम को ख़त्म करके इक्वलिटी की बात करते हैं। ओके, फिर उसके बाद में हमने बात की गुलामगिरी, श्री ज्योतिराव फूले के बारे में। लोअर कास्ट के लीडर रहे ये, 1827 में इनका बर्थ हुआ था ज्योतिराव फूले। और उन्होंने फिर, क्योंकि वो क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में पढ़े थे, और उन्होंने फिर ब्राह्मणों के जो क्लेम के ऊपर कि वो सुपीरियर है सोसाइटी में, उनके ऊपर उन्होंने आर्गूमेंट किया और ये कहा कि ब्राह्मण तो जो अपर कास्ट होने के बाद जो पावरफुल होने का दावा करते हैं, एक्चुअल में वो इंडिया के है ही नहीं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि वो इंडिया के नहीं है, तो उनको इंडिया के ऊपर दावा करने का कोई जो है अधिकार नहीं है। तो उन्होंने एक उसके बाद आर्यन पीपल्स के लिए आर्गूमेंट किया और फिर शूद्राज को सपोर्ट करना शुरू किया, अनटचेबल कास्ट को सपोर्ट करना, यानी कि अति शूद्र को सपोर्ट करना शुरू किया उन्होंने। इसमें देखा था हमने कि कैसे उन्होंने सत्य शोधक समाज बनाया और वो चाहते थे कि सोसाइटी में हम सच सबके सामने लेकर आए और चीज़ें सबके सामने आ जाए, ठीक है। और उन्होंने एक ये बड़ा स्लोगन भी लिखा, मी हेयर यू ओवर देयर, सोसाइटी में उनकी पोजीशंस की बात की। एक गुलामगिरी जो बुक ज्योतिराव फूले की बड़ी फेमस बुक रही, स्लेवरी सिस्टम के बारे में, अमेरिकन सिविल राइट मूवमेंट, सिविल वॉर के बारे में उसने वर्णन किया कि कैसे वहाँ एफ्रो अमेरिकन के लिए बड़ी कंडीशंस थी, बुरी कंडीशंस थी, और वो लड़े अपने लोगों को अधिकार दिलाने के लिए। और अमेरिका फाइनली आज़ाद हुआ ब्रिटिशर्स के कंट्रोल से। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका की 13 कॉलोनीज आज़ाद हो गई थी। तो ये बातें हमने की। ये गुलामगिरी में ज्योतिराव फूले ने लिखा उन अमेरिकन सिविल राइट्स के बारे में और उसे इंडिया की स्ट्रगल से कनेक्ट किया। ओके, अब उसके बाद में फिर हमने लास्ट में देखा कि कैसे ये सब उनके बुक में लिखा गया, और जो लोअर कास्ट का जो ह्यूमिलेशन हमारे इंडिया में होता है उसके बारे में भी काफ़ी बातें लिखी। B.R. अम्बेडकर जो कि वेस्टर्न इंडिया के थे, काफ़ी उन्होंने काम किया लोअर कास्ट के लिए। E.V. रामास्वामी नायकर, ये भी साउथ इंडिया के थे, इन्होंने भी काफ़ी कास्टिज्म को ख़त्म करने के लिए काम किया। अम्बेडकर ने भी आर्गूमेंट किए, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, वी आर आल्सो ह्यूमन बीइंग। अम्बेडकर ने कहा कि हम भी इंसान हैं, आप हमारे साथ इस तरह का बिहेवियर नहीं कर सकते। लोअर कास्ट के लोग भी जो है उनके साथ गलत बिहेवियर नहीं हो सकता। अब उसके बाद हमने यहाँ बात की थी एक टेम्पल जो कि मदुरई तमिलनाडु में दिखाया गया। इस टेम्पल को पिक्चराइज़ किया जिसको बहुत ही फेमस थॉमस डैनियल, ये डैनियल ब्रदर्स होते थे, और ये मदुरई के टेम्पल में जो है उसको यहाँ पिक्चर बनाकर दिखा रहे हैं। एक्चुअल में ये डैनियल ब्रदर कौन थे? जो यूरोप के थे, थॉमस डैनियल, विलियम डैनियल। ये उस समय के बहुत ही ज़बरदस्त पेंटर थे जो कि ऑयल पेंटिंग करते थे। उससे पहले ऑयल पेंटिंग नहीं होती थी, लेकिन इंडिया में ऑयल पेंटिंग की शुरुआत डैनियल ब्रदर्स ने की और फिर ये फेमस हो गई। अब देखिए, अब एक टॉपिक आता है B.R. अम्बेडकर का, एक बहुत ही बड़ा मोमेंट, क्योंकि छोटी जाति के लोगों को मंदिरों में प्रवेश करने के लिए पहले अनुमति नहीं होती थी। बड़ी जाति के जो लोग थे, यानी कि ब्राह्मण कास्ट के लोग ही मंदिरों में पूजा पाठ कर सकते थे और छोटी जाति के लोगों को जाने के लिए नहीं दिया जाता था। तो अम्बेडकर जो खुद एक महार फैमिली से थे, महार कास्ट से थे, ठीक है, तो एक बच्चे के रूप में उन्होंने काफ़ी चीज़ें देखी हैं, कास्ट प्रिज्यूस सहन किया उन्होंने। एवरीडे लाइफ में उन्होंने ये चीज़ें देखी, समझा कि कैसे हमारे जाति, छोटी जाति के लोगों के साथ गलत बिहेवियर किया जाता है। स्कूल टाइम में भी उन्होंने देखा कि क्लास से बाहर महार जाति के बच्चों को बिठाया जाता था। इवन B.R. अम्बेडकर को भी ग्राउंड पे बैठने के लिए कहा जाता था, क्योंकि क्लासरूम में अपर क्लास के बच्चे बैठे होते थे तो उनको बाहर निकाल दिया जाता था। इवन इतना भी होता था कि पानी की टैंकियों में छोटी जाति के लोगों को, महार जाति के लोगों को पानी पीना अलाउड नहीं होता था।
कितना अजीब था। आपने एक बुक पढ़ी होगी पहले 7th में, आप लोगों को याद होगा, जूठन, एक बुक थी जूठन। इस बुक को लिखा था ओम प्रकाश वाल्मीकि ने, ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने इसको लिखा था, ठीक है। तो ये बुक बड़ी फेमस हुई। हाँ भाई, तो ये, हाँ आ गए, ठीक है, ओके, वो याद रखिए वो जो काम बताया था, ठीक है। तो ये बुक बड़ी फेमस हुई और कहते हैं कि अपर कास्ट के बच्चों के लिए वो स्कूल होते थे, छोटी जाति के लोगों को लिए स्कूल नहीं होते थे और उनको बाहर ही बिठाया जाता था। जूठन जो बुक लिखी थी उसका राइटर आपने 7th में पढ़ा भी था, उस राइटर का नाम था ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओके, ये देखिए ओम प्रकाश वाल्मीकि, ओके। और कैसे छोटी जाति के लोगों को तंग किया जाता था, उसमें देखा था आपने ओम प्रकाश वाल्मीकि को स्कूल के प्रिंसिपल ने पूरे स्कूल की झाड़ू लगवाई सिर्फ इस वजह से कि वो लोअर कास्ट का था। ओके, तो ये बड़ा अजीब था। और फिर उसके फादर, जब ओम प्रकाश वाल्मीकि के फादर स्कूल आए तो उन्होंने बताया कि ये तो गलत बात है, बच्चों को स्कूल हम पढ़ने के लिए भेजते हैं, ना कि स्कूल में झाड़ू लगाने के लिए। फिर उसने अपने बच्चे को स्कूल से निकाल लिया था। तो छोटी जाति के लोगों को एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भी इस तरह से एक्सप्लॉइट किया जाता था, ये उसने वहाँ उस बुक में प्रूव किया। वो उस बुक में दिखाया गया कि कैसे छोटी जाति के लोगों को ये लोग किस तरीके से तंग करते हैं और किस तरह से कास्ट टाबू सोसाइटी में है, उन छोटी जाति के लोगों के लिए क्या वो करते हैं। ओके, तो अब बी आर अम्बेडकर जो कि हायर स्टडी करने के लिए फिर उसके बाद यूएस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका गए, यूएस यूनाइटेड स्टेट में गए और 1919 में वापस आए। ये वही साल था जिस समय इंडिया में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। आपको याद होगा जनरल डायर ने 1919 में 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग अमृतसर में ये हत्याकांड किया था 1919 में। उसी समय में अम्बेडकर वापस आए और उन्होंने देखा कि अपर कास्ट के लोग जो है पूरे उस समय के समाज में बहुत पावरफुल थे और वो बड़े लेवल पर डिस्क्रिमिनेट करते थे। इसी वजह से फिर 1927 में अम्बेडकर ने इस कास्ट जाति पाति और कास्टिज्म को ख़त्म करने के लिए टेम्पल एंट्री मूवमेंट शुरू किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखें, आपके एग्जाम में आएगा। टेम्पल एंट्री मूवमेंट जो बी आर अम्बेडकर ने 1927 में शुरू किया था। एक बड़ी कमाल की बात आपको याद दिलाऊं कि 1927 में ही रशिया में पहली बार 5 ईयर प्लान लगाए गए थे। आई रिपीट, 5 वर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान्स जो इंडिया में आजकल यूज़ किए जाते हैं, वो 5 वर्षीय योजनाएँ जो है रशिया में पहली बार 1917 में ही शुरू हुई थी और उसी टाइम में अम्बेडकर ने यहाँ टेम्पल एंट्री मूवमेंट शुरू किया। ओके, और महार जाति के लोगों ने इस टेम्पल एंट्री मूवमेंट को फॉलो किया। ब्राह्मण प्रीस्ट के अगेंस्ट ये मूवमेंट थी बड़े लेवल पे, क्योंकि जो दलित ग्रुप के लोग थे, वो जो छोटी जाति के लोग होते थे, उनको पानी के टैंक वगैरह या टेम्पल टैंक्स में उनको एंट्री नहीं होती थी या फिर मंदिरों में अलाउड नहीं होता था। और अम्बेडकर ने 1927 से लेकर 35 के बीच में 3 बड़ी टेम्पल एंट्री मूवमेंट की, 3 बड़ी मूवमेंट जो कि इंडिया के इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और ठीक है, ओके, और उसका मेन एम यही था कि भाई कास्ट प्रेज्यूस को ख़त्म कर दिया जाए। जो पूर्व धारणाएँ हैं, ये बार बार कास्ट प्रेज्यूस का नाम आ रहा है यहाँ पे, तो मैं आपको समझा देता हूँ। ये जाति पूर्व धारणाएँ होती है। आई रिपीट, ये जो पॉइंट बन रहा है कास्ट प्रेज्यूस, ये क्या होता है? तो जाति के लिए पूर्व धारणाएँ होती हैं। ये पूर्व धारणाएँ क्या होती है एक्चुअल में? पूर्व धारणाओं का मतलब है कि किसी जाति के बारे में पुराने या कोई ब्राह्मण या कोई जो पूर्व धारणाएँ बना लेते हैं, जैसे ट्राइबल पीपल्स के लोग धारणाएँ बना लेते हैं कि वो ज़्यादा सिविलाइज नहीं होते और ट्राइबल पीपल खतरनाक होते हैं, तो इस तरह की हम पूर्व धारणाएँ बना लेते हैं। तो उस कास्ट प्रेज्यूस को छोटी जाति के लिए वो समाज में ख़त्म कर देना चाहते थे कि भाई कास्टिज्म ना हो और छोटी जाति को जो है अनटचेबल ना माना जाए और उनको भी थोड़ी पोजीशंस मिले। तो उसके लिए उन्होंने 1927 से लेकर 35 के बीच में टेम्पल एंट्री मूवमेंट जो है शुरू किया। अरे इसमें रिकॉर्ड भी हो रहा है यार थोड़ा, ठीक है। तो ये जाति पूर्व धारणाएं उस समय बनाई गई थी। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ, देखिए यहाँ पर हम नॉन ब्राह्मण मूवमेंट की बात भी कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए नॉन ब्राह्मण मूवमेंट अर्ली 20th सेंचुरी में शुरू हुई। ये देखिए नॉन ब्राह्मण मूवमेंट स्टार्ट हुई और इसमें आप देखोगे ब्राह्मण कास्ट के लोग जो होते थे वो इसमें होते थे ज़्यादातर। और
नॉन ब्राह्मण मूवमेंट में हम ये कह सकते हैं कि भाई जो ब्राह्मण कास्ट के लोग थे वो वेल्दी और बहुत ही जैसे एजुकेटेड पीपल थे, जो कि पढ़ लिख गए थे। नॉन ब्राह्मण कास्ट के लोग जो कि पढ़ लिख गए थे और काफ़ी बढ़िया उन्होंने जो एक्सेस ले लिया था, और एजुकेशन भी काफ़ी अच्छी उन्होंने शुरू कर ली थी। ठीक है, उन्होंने आर्य पीपल्स के बारे में काफ़ी आर्गूमेंट किए। ये देखिए, ब्राह्मण्स के बारे में, आर्य इन्वेडर्स के लिए उन्होंने काफ़ी बातें कही कि भाई जो आर्य लोग हैं वो नॉन ब्राह्मण मूवमेंट का मतलब यहाँ पर हम फिर से समझाता हूँ आपको मैं। 20वीं सेंचुरी में जो ब्राह्मण जाति के लोग नहीं थे, मतलब कि लोअर कास्ट थे, उनमें कुछ लोग पढ़ लिख गए थे, कुछ लोग काफ़ी पढ़ लिख गए थे। तो उन्होंने फिर जो है इसमें क्या करना शुरू कर दिया, जब वो पढ़ लिख गए तो उन्होंने अपनी छोटी जाति के लोगों को पढ़ाना लिखाना शुरू कर दिया। ओके, और बड़े लेवल पे उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। और ये कहें कि भाई फिर शुरुआत हुई अपने लोगों को समझाने की कि भाई छोटी बड़ी जाति कुछ नहीं होता। अर्ली 20वीं सेंचुरी नॉन ब्राह्मण मूवमेंट स्टार्ट, यानी कि जो नॉन ब्राह्मण मूवमेंट स्टार्ट हुई, और ये नॉन ब्राह्मण कास्ट के पढ़े लिखे लोगों ने शुरू किया। एजुकेटेड, वेल्दी और प्रभावशाली जो ग्रुप के लोग थे, उन्होंने ब्राह्मणों के अगेंस्ट पॉइंट करने शुरू कर दिए कि आर्य लोग तो बाहर से आए थे और वो यहाँ के लोगों को वो यहाँ इस एरिया पे कब्जा कर लेते हैं ब्राह्मण, जो कि आर्यन कहते हैं अपने आप को, और यहाँ के ओरिजिनल्स को उन्होंने साउथ की तरफ धकेल दिया है। ओके, तो इसका मतलब जो आर्य पीपल है वो यहाँ के ओरिजिनल इनहेबिटेंट, यानी कि ओरिजिनल वासी यहाँ के नहीं है। यहाँ के असली जो इंडिया के जो असली रहने वाले हैं वो साउथ में जो द्रविडियन है, वो हमारी SC और ST कास्ट के लोग हैं, वो ही यहाँ के ओरिजिनल्स हैं। तो उन्होंने ब्राह्मणों की जो ये कि ब्राह्मणिकल पावर, जो मतलब ब्राह्मणों ने अपने आप को पावरफुल माना था, उस चैलेंज को उन्होंने जो है यहाँ पर ख़त्म किया, जिसमें सबसे बड़ा नाम आता है EV रामास्वामी नायकर। ये साउथ के बहुत बड़े जो है लीडर रहे। उन्होंने मिडिल क्लास से फैमिली से बिलोंग करते थे ये, और उन्होंने फिर छोटी जाति के लोगों के लिए बड़े काम किए। उन्होंने ब्राह्मणों के या आर्यन पीपल्स के उस थॉट्स को जो है बिल्कुल एंड कर दिया कि यहाँ पर जो उनका कोई अधिकार है, या ये कहेंगे यहाँ पर वो बहुत पावरफुल है, उस चीज़ को उन्होंने नकार दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे बहुत ही अलग ढंग से ये चीज़ें शुरू की गई। संस्कृत स्क्रिप्चर्स बहुत बड़े ढंग से यहाँ तैयार किए गए। ठीक है, और जो है बाद में ये कहेंगे भाई कांग्रेस के मेंबर के रूप में भी ये रहे बाद में EV रामास्वामी नायकर। ये बहुत पावरफुल कास्ट थी, बहुत पावरफुल पीपल थे ये, और उसके बाद में इन्होंने यहाँ पर बड़े लेवल पे नेशनलिस्ट मूवमेंट में भी पार्ट किया। ओके, तो EV रामास्वामी नायकर जो साउथ के बहुत ही फेमस रहे हैं, उन्होंने संस्कृत स्क्रिप्चर्स को पढ़कर और अपने कास्ट के लोगों को काफ़ी मदद किया। ठीक है, EV रामास्वामी नायकर यहाँ जो है साउथ के जो थे बहुत ही फेमस, उन्होंने जब नेशनल मूवमेंट में पार्ट किया तो वो बड़ा अजीब महसूस करते थे। जब वो नेशनलिस्ट मूवमेंट में कांग्रेस के साथ काम करते थे तो उन्होंने बहुत सारे कास्ट डिस्टिंक्शंस वहाँ देखे। लोअर कास्ट के लोगों के लिए भी उन्होंने काफ़ी यहाँ पर जो है चीज़ें हुई हैं, उनके अपर कास्ट के लोगों के साथ भी काफ़ी प्रॉब्लम्स यहाँ देखी गई है, और अनटचेबल्स के लिए भी काफ़ी अलग चीज़ें हुई। ठीक है, उन्होंने लड़ाई लड़ी उन लोगों के लिए, और जो है सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट इन्होंने शुरू की साउथ में। ठीक है, EV रामास्वामी नायकर सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट शुरू करते हैं, और अपने लोगों को जो अधिकार दिलाने के लिए, अनटचेबल पीपल्स को अधिकार दिलाने के लिए, उनकी रेस्पेक्ट कराने के लिए अपर कास्ट के लोगों को जो है चैलेंज किया उन्होंने कि कास्ट डिस्टिंक्शन ख़त्म हो जाना चाहिए। और उन्होंने आर्गूमेंट किया कि जो है अनटचेबल कास्ट यानी कि SC ST के लोग जो हैं वो जो द्रविडियन कल्चर को अपना रहे हैं वो ही इंडिया के ओरिजिनल्स हैं। तमिल पीपल्स को अधिकार मिलने चाहिए, और मतलब साउथ के जो छोटी जाति के लोगों को अधिकार मिलने चाहिए। तो ब्राह्मण लोगों के अगेंस्ट उन्होंने ये सारी मूवमेंट की कि ब्राह्मण लोगों ने उनको यानी कि ओरिजिनल इंडियंस को SC ST को भगा दिया, वहाँ से उस एरिया को कैप्चर कर लिया है। तो इन चीज़ों के अगेंस्ट उन्होंने काफ़ी काम किया। EV रामास्वामी नायकर जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये काफ़ी फेमस रहे अपने टाइम के, और लोग साउथ के लोग इनकी बड़ी रेस्पेक्ट करते थे, और ये छोटी जाति के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद देखिए
अनटचेबल पीपल्स के लिए कहा कि वो अब आज़ाद हैं, फ्री देमसेल्फ, उनको अपने आप को आज़ाद कराने होना चाहिए। सभी धर्म इंडिया में बराबर इक्वलिटी उनको मिलनी चाहिए, ठीक है। पेरियार रामास्वामी जो थे वो हिंदू स्क्रिप्चर्स के ऊपर भी क्रिटिक करते थे, आर्गुमेंट करते थे हिंदू परंपराओं पर। कोड ऑफ मनु यानी कि जो हमारे एंशियंट जो एक बुक है जिसमें हिंदुओं के रूल रेगुलेशन लिखे गए हैं, उनके बारे में काफ़ी बातें हुई। भगवत गीता के बारे में उन्होंने आर्गुमेंट किया। रामायण के बारे में काफ़ी आर्गुमेंट किया कि रामायण में, भगवत गीता में जो हिंदुओं ने अपने आप को बहुत पावरफुल माना है वो सब गलत है। और उन्होंने जो है ब्राह्मण अथॉरिटीज़ के लिए भी काफ़ी बातें कही। ओके, लोअर कास्ट के लिए भी काफ़ी बातें उन्होंने बताई कि भाई लोअर कास्ट के लोगों को जो है थोड़ा होना चाहिए। ओके, एंड डोमिनेंस द मैन ओवर वुमेन, कि वुमेन्स के ऊपर जो मैन जो है अधिकार जमाते हैं वो भी थोड़ा नहीं होना चाहिए, ये चीज़ें बताई उन्होंने। ओके, तो पेरियार काफ़ी बहुत फेमस रहे उस टाइम में। ओके, तो अब देखिए आगे, अब थोड़ा सा इसमें और आगे देखते हैं। पेरियार ने काफ़ी चीज़ें की छोटी जाति के लोगों के लिए, तो आर्गुमेंट भी किए हिंदुओं के ऊपर, ब्राह्मणों के ऊपर आर्गुमेंट किए। उसके बाद देखिए आगे उन्होंने कहा कि भाई जो बहुत सारी स्पीच वगैरह भी लिखी उन्होंने, राइटिंग्स भी लिखी उन्होंने, और लोअर कास्ट के लोगों को कास्ट लीडर के रूप में काफ़ी जो है उनको सेल्फ रेस्पेक्ट के रूप में वो सामने, उनकी सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए काफ़ी काम किया। अपर कास्ट जो नेशनल लीडर्स थे उनके साथ मिलकर भी काम किया, कांग्रेस में भी काफ़ी टाइम तक रहे थे। उन्होंने हिंदू ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी के बारे में भी काफ़ी आर्गुमेंट किए। सनातन धर्म सभा, ये देखिए जब ईवी रामास्वामी नायकर जो है वो जब उनके ऊपर चैलेंज करने लगे अपर कास्ट के ऊपर, तो उस समय उनका विरोध करने के लिए कुछ अपर कास्ट के नेशनल लीडर सामने आए। उन्होंने ऑर्थोडॉक्स हिंदू सोसाइटी के लोग सामने आए और उन्होंने आपस में डिबेट करना शुरू किया, यानी छोटी जाति और बड़ी जाति के लोगों के बीच में डिबेट होनी शुरू हो गई। भारत धर्म मंडल महामंडल जो नॉर्थ इंडिया में बड़ा फेमस हुआ, उसको उन्होंने करना शुरू कर दिया। ब्राह्मण सभा बनाई गई बंगाल में और बड़े लेवल पे ये चीज़ें होने लगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ हिंदूइज़्म के लिए बड़ा काम होने लगा, जो कास्टिज़्म के लिए काफ़ी चीज़ें होने लगी, कास्ट नहीं होनी चाहिए उसके लिए हिंदुओं के साथ डिबेट छोटी जाति के लोगों की होने लगी, स्ट्रगल होने लगा, और तब जाके इन्होंने काफ़ी लंबे टाइम पीरियड में उन्होंने कास्टिज़्म को ख़त्म कराने में काफ़ी जो है हेल्प मिली। पेरियार रामास्वामी नायकर जो थे, उनकी काफ़ी ब्रिटिशर्स ने भी काफ़ी मदद की कि भाई यहाँ पर कास्टिज़्म ख़त्म हो जाए किसी तरह से और कास्ट चैलेंज ख़त्म कर दिए जाए, ठीक है। उसके बाद देखिए कुछ संस्थाएं बनी इंडिया में, जैसे ब्रह्म समाज जो कि 1830 में बनाया गया। ये देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, ब्रह्म समाज 1830 में बना है, और इसको बनाने वाले जो बहुत ही फेमस 1830 में जो राजा राम मोहन राय के टाइम में ही ब्रह्म समाज बन गया था। राजा राम मोहन राय की डेथ 1833 में हो गई थी, उनका जन्म 1889 में हुआ और वो 1833 की एज में 1833 में उनकी डेथ हो गई थी। ओके, तो देखिए ब्रह्म समाज हमेशा ही जो प्रोहिबिट करता है हर चीज़ को, जो मूर्ति पूजा होती है, आइडोलेट्री होती है, सेक्रीफाइस किसी भी तरह के होते हैं, उनको ये हमेशा अपोज करते हैं, प्रोहिबिट करते हैं, जो उपनिषदों में कहीं नहीं लिखा गया। और वो क्रिटिसाइज़ करते हैं रिलीजियस ऐसी अदर प्रैक्टिसेस पे जो कि समाज में गलत होती है, सती सिस्टम हो गया या दूसरी सिस्टम हो गई, तो उसके लिए ब्रह्म समाज बनाया गया। हिंदुइज़्म और क्रिश्चियनिटी में जो गलत परंपराएं हैं उनको भी उन्होंने जो है क्रिटिक किया। और ब्रह्म समाज के सबसे फेमस जो सदस्य रहे वो केशव चंद्र सेन थे। उन्होंने एक मेन लीडर के रूप में ब्रह्म समाज में रहकर काम किया। ओके, केशव चंद्र सेन। ओके, डेरिजियो, ये भी यंग बंगाल के बहुत बड़े जो है लीडर रहे, एक टीचर, ठीक है। हेनरी लुवियस विवियन डेरिजियो इनका पूरा नाम था। ये हिंदू कॉलेज के टीचर थे, कलकत्ता में हिंदू कॉलेज 1820 में ये जो है बना, और ये रेडिकल आइडिया को प्रमोट करने वाले थे। और इन्होंने जो है ये कहेंगे भाई सभी प्रकार के धार्मिक जो अथॉरिटीज़ हैं उनके ऊपर काफ़ी आर्गूमेंट किए। यंग बंगाल मूवमेंट इन्होंने की। ओके, और जो है इन्होंने स्टूडेंट्स के ऊपर भी काफ़ी जो है जैसे ये कहेंगे भाई स्टूडेंट मूवमेंट भी कराई। स्टूडेंट्स को यंग बंगाल मूवमेंट में शामिल करके उन्होंने पुराने रीति रिवाज, कस्टम्स और वुमेंस की एजुकेशन के लिए काफ़ी डिमांड की कि भाई ये नहीं होना चाहिए।
और फ्रीडम के लिए भी काम किया कि भाई फ्रीडम ऑफ थॉट्स एंड एक्सप्रेशन, कि औरतों को भी जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिले, थॉट्स की आज़ादी उनको, ये सब उन्होंने किया। ओके, फिर रामकृष्ण मिशन शुरू हुआ स्वामी रामकृष्ण परमहंस के नाम से। ये देखो यहाँ पर ये कलकत्ता के टीचर हेनरी डेरिज्यू हैं जिन्होंने काफ़ी काम किया, यंग बंगाल मूवमेंट शुरू किया इन्होंने, हिंदू कॉलेज के टीचर थे। उसके बाद देखिए रामकृष्ण परमहंस, यानी कि ये देखिए स्वामी विवेकानंद ने शुरू किया। विवेकानंद के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के जो है शिष्य रहे हैं और उन्होंने रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की और जो है साल्वेशन और सोशल सर्विस में काफ़ी काम किया। स्वामी विवेकानंद का 1839 में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन रिलीजन में काफ़ी बड़ा योगदान है, इन्होंने काफ़ी काम किया। प्रार्थना समाज बनाया गया 1867 में, बॉम्बे में प्रार्थना समाज बना, ये काफ़ी फेमस रहा और इन्होंने कास्ट रिस्ट्रिक्शंस को ख़त्म किया, चाइल्ड मैरिज को ख़त्म किया, वुमेन एजुकेशन के लिए इंक्रेज़ किया, विडो रीमैरिज के लिए काफ़ी काम किया, हिंदू, बौद्धिस्ट और क्रिश्चियन रिलीजन्स के लिए भी काफ़ी इन्होंने काम किया। ओके, अब बात करते हैं वेद समाज के बारे में। वेद समाज मद्रास में, चेन्नई में वेद समाज बना 1864 में। ये वेद समाज ब्रह्म समाज से ही इंस्पायर था और इन्होंने भी कास्टिज्म को ख़त्म करने के लिए और विडो रीमैरिज को प्रमोट करने के लिए काफ़ी काम किए। ओके, और ये वन गॉड में बिलीव करते थे हमेशा ही। सुपर स्पीसीज थॉट्स के बारे में भी इन्होंने काफ़ी बातें कही। ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज़्म के बारे में काफ़ी उन्होंने बातें कही। ओके, तो ये काफ़ी फेमस रहा वेद समाज में। जो ऑर्थोडॉक्स हिंदू परंपराएं थी उनके बारे में काफ़ी आर्गूमेंट किए। अब जरा देखिए अलीगढ़ मूवमेंट के बारे में। मोमडन एंग्लो कॉलेज जो कि सर सैयद अहमद खान ने शुरू किया था और 1875 में शुरू हुआ था ये अलीगढ़ मूवमेंट के नाम से। ओके, और बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी बनी, ठीक है। ओके, और मॉडर्न एजुकेशन के बारे में काफ़ी चीज़ें हुई, वेस्टर्न साइंस के बारे में इस कॉलेज में काफ़ी चीज़ें हुई। अलीगढ़ मूवमेंट बड़े लेवल पे रही, रिफॉर्म एजुकेशन काफ़ी लेवल पे हो पाई यहाँ पर, ठीक है। तो ये देखिए सर सैयद अहमद खान है, ये बड़े फेमस रहे जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को शुरू किया और वुमेंस यानी कि मुस्लिम वुमेंस एजुकेशन के लिए काफ़ी काम किया। और ये 1875 में बन गया था अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज। उसी टाइम में आर्य समाज भी बना था 1875 में, आपको याद होना चाहिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने तैयार किया था। उसके बाद देखिए सिंह सभा मूवमेंट। तो सिंह सभा मूवमेंट जो है फर्स्ट सभा थी जो 1873 में अमृतसर में शुरू हुई और 1879 में लाहौर में शुरू हुआ। ये सभा सिखिज़्म के लिए, सिखों में जो अंधविश्वास है, कास्ट डिस्टिंक्शंस है, उसको ख़त्म करने के लिए था और नॉन सिख्स को जागरूक करने के लिए था और सिख लोगों में एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए था। तो ये काफ़ी बड़े लेवल पे शुरू किया गया। ये देखिए यहाँ पर खालसा कॉलेज अमृतसर में इन्होंने शुरू किया जो कि 1892 में शुरू हुआ था। ये खालसा कॉलेज, ये सिंह सभा मूवमेंट का ही रिजल्ट था खालसा कॉलेज के लिए। वैसे खालसा पंथ 1699 में बना था और ये खालसा कॉलेज 1892 में तैयार हो गया था। तो इस तरह की बहुत सारी रिफॉर्मेशन जो है अलग अलग समाज में अलग अलग जगह पर अलग अलग लीडर ने शुरू किया। केशव चंद्र सेन है, हेनरी डेरिज्यू है, या फिर स्वामी विवेकानंद है, या फिर सर सैयद अहमद खान है और सिंह सभा मूवमेंट है, ये सब शुरू हुआ। ओके, एक यहाँ पर लेसन के लास्ट में ब्लैक स्लेव एंड वाइट प्लांटर्स के बीच में दिखाया गया कि कैसे अमेरिका में स्लेवरी मूवमेंट हुई और ज्योतिराव फुले ने इस स्लेवरी मूवमेंट को अपनी बुक में लिखा जो कि 1873 में जो है छप गई थी। इसमें कास्ट डिस्टिंक्शंस के बारे में काफ़ी बातें हुई। यूरोपियन एक्सप्लोरर थे, वो काफ़ी फेमस हुए अफ्रीका के अंदर और उन्होंने 17वीं सेंचुरी में बड़े लेवल पे ये काम करके दिखाया। ब्लैक पीपल्स जो कि बहुत गलत तरीके से टॉर्चर किए जाते थे अफ्रीका के अंदर, जो है अफ्रीका से बहुत सारे स्लेव इधर ले जाए गए थे अमेरिका के अंदर और उन्हीं स्लेव्स को बाद में वाइट प्लांटर्स ने बड़े लेवल पे टॉर्चर किया था। ओके, तो ये सब यहाँ पर दिखाया गया। और साउदर्न यूनाइटेड स्टेट में भी काफ़ी चीज़ें हुई है। ये प्लांटेशन वर्कर्स को बहुत लंबे टाइम तक काम करना होता था, तो इस चीज़ को लेकर काफ़ी अलग था। उनका जीवन बड़ा टॉर्चर से भरा होता था, स्लेव्स का बहुत बुरी तरह से उनको पनिशमेंट किया जाता था। उसके बारे में सारी चीज़ें यहाँ दिखाई गई है, कैसे अमेरिकन पीपल्स, वाइट पीपल्स जो ब्लैक पीपल को यहाँ टॉर्चर किया करते थे। तो ये सब जो स्लेवरी सिस्टम अमेरिका में थे या ज्योतिराव फुले की बुक गुलामगिरी में दिखाया गया।
तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे पीपल्स यहाँ ब्लैक एंड वाइट अपोज स्लेवरी सिस्टम, वो स्लेवरी सिस्टम को अपोज करते हैं। और फाइनली ये अमेरिकन रेवोल्यूशन 1776 में ख़त्म हुआ। मैंने आपको बताया भी था कि अमेरिका आज़ाद हुआ 4 जुलाई को, और कब 1776 में आज़ाद हुआ, और उसके साथ ही स्लेवरी सिस्टम भी ख़त्म कर दिया गया। ओके, और फिर उसके बाद में अब्राहम लिंकन जो कि बहुत ही फेमस रहे, उनके पहले राष्ट्रपति, उन्होंने इस चीज़ को ख़त्म किया। ओके, और ये दिखा रखा है यहाँ पे एक स्लेव सेल साउथ कैरोलिना में यूएसए में ये किया जा रहा है, स्लेव सेल चल रही है। ये 1856 का सीन है ये, और आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे बायर हैं और वो स्लेव्स के लिए बोलियाँ लगा रहे हैं। अफ्रीका के स्लेव्स का ऑक्शन यहाँ चला हुआ है। ऑक्शन का मतलब बोली लगाना ही होता है जो उनको ख़रीदा जाता है। तो इस तरह से ये लेसन अब एंड हो जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इस लेसन में, आपने देखा बहुत ज़बरदस्त नॉलेज आपको मिली है। आई थिंक आपको सारी चीज़ यहाँ समझ में आ गई होगी कि B.R. अम्बेडकर ने कैसे टेम्पल एंट्री मूवमेंट शुरू किया, और E.V. रामास्वामी नायकर ने कैसे साउथ में जो SC ST ग्रुप के लोग थे उनके लिए काम किया, और अनटचेबल्स के लिए उन्होंने सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट शुरू की। ये देखिए यहाँ पर सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट के बारे में, और हिंदुओं के ऊपर क्रिटिक किया। जब हिंदुओं के ऊपर क्रिटिक हुए तो उन्होंने फिर डिबेट करना शुरू किया। या डिबेट भी काफ़ी बड़े लेवल पे हुई है। नॉन ब्राह्मण ने हिंदुओं के लिए ऑर्थोडॉक्स हिंदू सोसाइटी के ऊपर क्रिटिक किया, और ये सब चलता रहा। ओके, अब उसके बाद देखिए ब्रह्म सभा और ये सब हमने पढ़ा काफ़ी लेवल पे, तो आपको समझ में आ गया होगा काफ़ी। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। ये लेसन कंप्लीट हो गया। ओके, बाय।